नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चे, इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी जो का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चे, उसका थर्ड टॉपिक नंबर 3 है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस ये सब कंप्लीट कर चुके हैं बच्चे। इसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करेंगे, तो आप भी लैंडस्केप मोड में फ़ोन को अपने स्मार्टफोन को रख ले और पढ़ना शुरू करें बच्चे मेरे साथ। एनसीईआरटी का एक एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, और जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में या ग्रेजुएशन में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में, वो सब हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे बच्चे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि पिछला 2 वीडियो नहीं देखे हैं बच्चे, तो वो भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ओके, वो दोनों आप देख लें और इस टॉपिक को पढ़े। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो, रिपीटर बच्चे हो या जो भी हो, या जो ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का कोई भी बच्चे हो, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो इम्पोर्टेंट है ही। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं और बाहर निकलते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस देंगे बच्चे, तो वहाँ पर आपको इस टॉपिक से पूछता ही है। टोटल ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा जाता है बच्चे, तो आपको तैयारी करना चाहिए अच्छे से। सभी बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए मेरे साथ पढ़िए लाइन बाय लाइन, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करने कहेंगे सब करिए आप अच्छे बच्चे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चे? मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले भी आप पढ़े होंगे, एक बार यहाँ भी पढ़ के देखें, आपको अच्छा लगेगा। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट प्राइमेट समझ ले बच्चे। प्राइमेट क्या है? तो मैमल्स क्या है? मैमल्स है बच्चे क्लास। आप किंगडम एनिमेलिया पढ़े होंगे, एनिमेलिया के अंदर जो क्लास है मेमेलिया, ठीक है बच्चे, क्लास मेमेलिया है, उसके अंदर ऑर्डर है, पूरा हायरार्ची जो पढ़े होंगे, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो मैमल का जो ऑर्डर है प्राइमेट, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन आता है बच्चे? मंकीज आता है, एप्स आता है, ह्यूमन बींग्स आता है। ओके, तो ये प्राइमेट पूछेगा। व्हाट इज प्राइमेट? तो प्राइमेट इज द ऑर्डर ऑफ क्लास ममेलिया। ओके, प्राइमेट इज द ऑर्डर ऑफ क्लास ममेलिया आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर मंकीज आता है, एप्स आता है और ह्यूमन बींग्स आता है। ओके, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, जो फीमेल प्राइमेट है बच्चे, उसके अंदर एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट पुबर्टी एंड इज कॉल्ड द मेनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। ओके, टीन एज के बाद बच्चे, या कह सकते हैं टीन एज में जो फीमेल होती है, वो अब जब अपने टीन एज में रहती है, तो सबसे पहला जो पुबर्टी के समय जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको क्या करते हैं? मेनार्च। मेनार्च ध्यान रखेंगे बच्चे, लिख ले कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी स्टेज। मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है, आसान है बट आ सकता है, पूछा ही जाता है बच्चे। यदि आप टेस्ट का एग्जाम, टेस्ट पेपर किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट देंगे बच्चे, तो वहाँ पर अगर एक चैप्टर से पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इन ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। जो ह्यूमन फीमेल है, महिलाएं हैं, उसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, रिपीट होता है बच्चे एट एन एवरेज इंटरवल, औसत, किसी में 28 दिन, किसी में 29 दिन, किसी में 30 दिन भी होता है बच्चे, किसी के अंदर तो 25 दिन भी होता है बच्चे। इरेगुलर जिसमें हो जाता है ना, तो उतना हो सकता है, लेकिन एवरेज देखें, मैक्सिमम फीमेल में देखें, तो जो एवरेज है 28 से 29 दिन का चलता है ये साइकिल। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुएशन से जो दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जो साइकिल चलता है बच्चे, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? वन ओवम इज रिलीज्ड, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। एक ओवम का रिलीज होना बच्चे, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब ओवम का रिलीज होना कहाँ से? ओवरी से। ठीक, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, मतलब 14 से 15 दिन, 14 से 15 दिन के बीच में बच्चे एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। ये फिगर जो 3.9 है बच्चे, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेजर इवेंट सब आपको दिखाया गया है। शॉर्ट में हम आपको एक बार ओवरलुक दे देते हैं क्या क्या है, अच्छे से देख ले बच्चे। अभी अपने बुक्स में देखें, अच्छे से देखें बुक्स में कहाँ क्या हम सभी को बता रहे हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज,
फिर है फॉलिकुलर फेज, इसको प्रोलिफेरेटिव फेज। मैच द फॉलोइंग में आता है बच्चे। फॉलिकुलर फेज को और क्या कहते हैं, तो प्रोलिफेरेटिव फेज। अच्छे से ध्यान रख लें, आपको जैसे भी याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर लें, पीएफ याद कर सकते हैं। फॉलिकुलर को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। लूटियल फेज, थर्ड फेज है लूटियल फेज, जिसको सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। आता है बच्चे मैच द फॉलोइंग, ये सब क्वेश्चन आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। वही हम चीज़ बच्चे अपने अनुभव से बता रहे हैं, हम सब भी ये सब पढ़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड बिगेन। ओके बच्चे, इसी सब को देखना है। एस्ट्रोजन का लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, ऊपर में एलएच और एफएसएच का लेवल है बच्चे। देखिए एलएच का लेवल एक जगह एकदम पीक पर चल जाता है, ये सब बताएंगे, ये पीक पर कब जा रहा है, और एफएसएच का भी लेवल पीक पे जा रहा है, ये सभी बताएंगे। लेकिन एलएच ज़्यादा जाता है। सभी आइए, ये हम पढ़ेंगे, इसमें सभी को आपको बताएंगे। देखिए बच्चे, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। ये लाइन को अंडरलाइन करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है बच्चे। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, ब्लड बाहर आता है बच्चे, और ये 3 से 5 दिन तक चलता है। बड़ा ही पेनफुल होता है फीमेल के लिए बच्चे। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट, आपको मन में आएगा कि ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्यों है, तो देखिए उसका कारण दिया हुआ है। रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। यूट्रस का 3 लाइनिंग आप पढ़े होंगे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बच्चे सबसे इंटरनल होता है, ग्लैंडुलर होता है। हम लोग पढ़े हुए यूट्रस में, आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके ऊपर प्रीवियस वीडियो में यूट्रस को अच्छे से पढ़ा हुआ देख सकते हैं। तो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है वही ब्रेक कर जाता है बच्चे। ओके, टूटने लगता है और वो ब्लड के रूप में बाहर आता है वेजाइना के थ्रू ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल। और उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो सब भी रप्चर हो जाता है, जो कि लिक्विड बनाता है, विच फॉर्म्स लिक्विड बनाता है। और उसके साथ ब्लड वेसल्स भी था, तो ब्लड रहेगा उसके साथ बच्चे, ब्लड के रूप में वो बाहर आता है वेजाइना के थ्रू। डेट कम्स आउट थ्रू वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। ओके, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो था बच्चे, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, अंडरलाइन कर ले। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी होगा जब जो ओवम रिलीज्ड हुआ था 15th डे के आसपास, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। एकदम अंडरलाइन कर ले, दिमाग में बैठा ले कि मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब फर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज्ड नहीं हुआ होगा। सॉरी, जो ओवम रिलीज्ड हुआ था, जो ओवम रिलीज्ड नहीं हुआ तो वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। लेकिन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेकिन किसी में मेंस्ट्रुएशन जो नहीं होता, उसका कारण क्या है बच्चे, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यदि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं हो रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार कंटिन्यूसली 3 महीना तक, अगर पुबर्टी में आ चुकी है कोई फीमेल और उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट होने का संकेत हो सकता है कि डैट फीमेल मे बी प्रेग्नेंट बच्चे, मस्ट नहीं, मे बी। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो लगातार 2-3 महीना नहीं हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसा संभावना है। हाउएवर, लेकिन इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ etc। लेकिन कोई फीमेल जो है स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, दुनियादारी के बहुत सारा टेंशन ले रही है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो उसके कारण भी मेंस्ट्रुएशन कभी कभी नहीं होता है। या किसी का पुअर हेल्थ है तो बच्चे उस कारण में भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। ओके, ये कारण भी हो सकता है, इसलिए मे बी कहे थे, मस्ट नहीं, मे बी। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद बच्चे कौन सा फेज स्टार्ट होता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर को प्रोलिफेरेटिव फेज भी बताए थे बच्चे, लिख लें, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के बाद आया था बच्चे, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। और प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज, इसलिए प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। जितना बोले हैं बच्चे फिर से लिख लें, इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन आता है, नाम से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको और क्या कहते हैं। एक बार हम फिर रिपीट कर देते, लिखे, फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। और में लिख दे पोस्ट मेंस्ट्रुअल, एकदम सीक्वेंस में बच्चे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और ओव्यूलेटरी फेज के पहले, ओव्यूलेशन से पहले आता है, इसलिए प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। तो 4 नाम है इसका, अब ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चे। ओके, फॉलिकुलर फेज, ड्यूरिंग, इस फेज में क्या होता है बच्चे, देखते हैं।
ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल। ड्यूरिंग दिस फेज, फॉलिकुलर फेज में बच्चे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल ओवरी के अंदर होता है वो ग्रो करता है, बढ़ता है और फुल्ली मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड साइमल्टेनियसली उसी समय द एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट, यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमेट्रियम जो लाइनिंग था बच्चे वो रीजनरेट खुद को बनाता है, वहाँ लेयर बनना शुरू हो जाता है थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब सेल का नंबर बढ़ना, बार बार सेल माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है बच्चे, और अपना नंबर बढ़ाता है ताकि एंडोमेट्रियम में लाइनिंग वो बना सके। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। ये जो आप चेंजेस देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल फुल्ली मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल में बदला, और यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम का लेयर बन रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो ये हार्मोन के रेगुलेशन से हो रहा है बच्चे। ओवेरियन हार्मोन, ओवेरी से जो हार्मोन निकलता है उसमें बदलाव से होता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन का जो सिक्रेशन होता है उसमें कौन कौन है, LH और FSH है। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, जब फॉलिकुलर फेज में LH का और FSH का सिक्रेशन बच्चे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड एस्टुमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, FSH का नाम ही है फॉलिकुलर एस्टुमुलेटिंग हार्मोन बच्चे, तो फॉलिकल को स्टुमुलेट करता है कि तुम ग्रो करो, अपने साइज को डेवलप करो, ठीक है। एज वेल एज द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, साथ साथ ओवरी से एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होता है बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, और फॉलिकल भी कुछ तो ओवरी भी बना रहा होता है, और जो ग्रोइंग फॉलिकल, जो फॉलिकल बन रहा है फुल्ली मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल, वो भी एस्ट्रोजन बनाता है बच्चे। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। दोनों जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, LH और FSH, दोनों एक पीक लेवल पर पहुंच जाता है 14th डे पर, 14वें दिन पर बच्चे हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के में वो दोनों पीक लेवल पर पहुंच जाता है बच्चे, दोनों LH और FSH इंपॉर्टेंट है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्च। लेकिन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, LH और FSH का दोनों लेवल बढ़ा मिड साइकिल में 14th डे के आसपास, दोनों का LSH और FSH का मतलब सिक्रेशन बढ़ गया। लेकिन ये ध्यान रखें कि LH का सिक्रेशन बच्चे FSH के 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, 14वें दिन आते आते LH का सिक्रेशन FSH के 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको LH सर्ज कहते हैं, मतलब LH में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। ये क्या करा देता है बच्चे, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल। जो LH सर्ज हुआ, LH का मतलब सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये ग्राफेन फॉलिकल का रप्चर करा देता है, ठीक। जैसे ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हुआ उससे क्या होगा कि ओवम रिलीज हो जाएगा, एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, और ओवम रिलीज होगा ग्राफेन फॉलिकल से, ओवरी से, और इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं, ओके। ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेटरी फेज अब होगा। सॉरी बच्चे, एक मिनट। द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लूटियल फेज। ओव्यूलेशन के बाद बच्चे लूटियल फेज आता है, ओके। लूटियल फेज ड्यूरिंग विच, इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफेन फॉलिकल जो रिमेनिंग बच गया, उसे ओवम तो निकल गया बच्चे, ओव्यूलेशन तो हो गया, लेकिन जो ग्राफेन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट बच गया वो ट्रांसफर हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। ध्यान रखेंगे, पूछेगा कि कॉर्पस लूटियम कैसे बना, तो कॉर्पस लूटियम बनने का क्या करना बच्चे कि जो ग्राफेन फॉलिकल था, फुल्ली मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल, उससे जब ओवम निकल गया, रिलीज हो गया, तो जो फुल्ली मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल का जो रप्चर पार्ट बचा वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर देता है कॉर्पस लूटियम में। एकदम क्लियर हिंदी में स्पष्ट बोल रहे हैं बच्चे, अच्छे से माइंड में सेट कर ले, पूरे कहानी के रूप में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसे आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। ग्राफेन फॉलिकल ही ट्रांसफर हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। आप कॉर्पस लूटियम का क्या काम है बच्चे, देखिए, द कॉर्पस लूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ बड़े पैमाने पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है, विच इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेनेंस मतलब एंडोमेट्रियम डीजेनरेट ना हो, जो एंडोमेट्रियम खुद को प्रोलिफरेट हुआ था, फॉलिकुलर फेज में खुद को बनाया था, अपना जो लेयर बनाया था एंडोमेट्रियम, एक प्रकार का दीवार बनाया था, वो दीवार कांस्टेंट रहे, दीवार ब्रेक ना हो बच्चे, ओके। तो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम किसका काम है बच्चे, कॉर्पस लूटियम का। सच एन एंडोमेट्रियम इज, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना जरूरी क्यों है बच्चे, तो लिखा हुआ है सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड द अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी।
ये जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी ओवम रिलीज हुआ था फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फिमरे उसको कैच किया होगा, अगर स्पर्म यदि पहुंचा होगा बच्चे तो फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर उसको इम्प्लांटेशन तो भी कराना है, जायगोट को इम्प्लांट कहाँ कराएंगे, तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। ओके बच्चे, तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम कराना बहुत ही ज़रूरी है, और प्रेगनेंसी के दूसरे इवेंट के लिए भी ये ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा इवेंट, चाहे फॉलिकुलर फेज हो, लूटियल फेज हो, ओव्यूलेटरी फेज हो, मेंस्ट्रुअल फेज हो, सभी बच्चे पॉज में चल जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, खुद को आप कह सकते हैं कि अरेस्टेड करवा लेते हैं, कि वो स्टॉप हो जाते हैं। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, और उस पीरियड में कोई मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ब्लड वगैरह नहीं निकलता है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो ओवम निकला और स्पर्म नहीं पहुंचा, तो अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ओवम तरप के अपना जान दे देगी, ठीक है, स्पर्म पहुंचा है नहीं तो तरप के अपना जान दे देगी, और क्या होगा, द कॉर्पस लूटियम, जो कॉर्पस लूटियम था वो भी डीजेनरेट कर जाएगा बच्चे। सोचा कि चलो भाई ओवम आया नहीं तो अब अपना काम क्या है, स्पर्म आया नहीं तो अब अपना काम क्या है, एंडोमेट्रियम भी रह के क्या करेगा, तो कॉर्पस लूटियम खुद को डीजेनरेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हुआ बच्चे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बना कौन रहा था, तो कॉर्पस लूटियम, तो कॉर्पस लूटियम खुद को डीजेनरेट करा लिया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। प्रोजेस्टेरोन ही नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करके रखेगा, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन गया तो एंडोमेट्रियम भी गया, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा तो एंडोमेट्रियम भी अपना मेंटेन है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही कम हुआ बच्चे तो एंडोमेट्रियम भी खुद को डीजेनरेट करने लगा। यही लिखा हुआ है आगे, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, यही कारण है कि एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन फ्लो, फिर से वही एंडोमेट्रियम की दीवार टूटा, उसके साथ जो ब्लड वेसल्स वगैरह सब बना था सभी टूट जाएंगे बच्चे, और ब्लड के रूप में वो वजाइना के थ्रू बाहर आएंगे, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और यहीं से एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर्स में जाके सीज कर जाता है बच्चे। जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल के बाद बंद हो जाता है। ओके, उसके बाद बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो भी नहीं सकती है। ओके, हायर एज में प्रेग्नेंट होना भी नहीं चाहिए। तो 50 ईयर्स के एज में वो मीनोपॉज मतलब सीज हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चे, उसको टर्म कहा जाता है, जिसको एक नाम दिया गया है मीनोपॉज। तो मीनार्च और मीनोपॉज में आपको अंतर आना चाहिए। मीनार्च था फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी में, उसको मीनार्च कहते हैं। और जो अंतिम मेंस्ट्रुएशन, जो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गया, उसको क्या कहते हैं बच्चे, मीनोपॉज। तो आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन सब पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मीनार्च एंड मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, किसी फीमेल के अंदर बार बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, प्रत्येक महीना मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में है वो, मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, रिप्रोडक्शन का और जो इवेंट है उसके अंदर हो सकता है बच्चे, ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है, कब से कब चलता है मेंस्ट्रुएशन फेज बच्चे, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो ये मीनार्च जब स्टार्ट से लेके मीनोपॉज तक, यहाँ तक ये चलता है। तो ये कुछ था बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, लगभग पूरा हम कर दिए, अच्छे से हिंदी में बता दिए, हार्मोन का रेगुलेशन भी बता दिए बच्चे। 13-14वें दिन LH और FSH का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन LH का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है बच्चे, 10 गुना ज़्यादा FSH से, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है। ध्यान रखेंगे, जिसके कारण ओव्यूलेशन पूछेगा, ओव्यूलेशन किसके कारण होता है, तो LH के कारण। ये क्वेश्चन आता है बच्चे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो LH, क्योंकि LH सर्ज के कारण ही ओव्यूलेशन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, कॉर्पस लूटियम जैसे ही डीजेनरेट हुआ बच्चे, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, एंडोमेट्रियम भी ब्रेकडाउन होना शुरू कर दिया बच्चे। तो ये कुछ था, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हम पढ़ा दिए बच्चे अच्छे से। अब अगर इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरा दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हो उसमें भी बता सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर, यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, नीट में आया हुआ
या ग्रेजुएशन में पूछा गया या एमएससी इंट्रांस में पूछा गया क्वेश्चन चाहिए बच्चे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप पढ़ते जाएँ बच्चे, हिंदी में आसानी से समझते जाएँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो ज़रूर पूछे बच्चे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले बच्चे, फ्यूचर में भी आपको एक काम ही आएगा, ठीक है। इस पर आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेगा नया नया चैप्टर का, हम पढ़ाते जाएंगे सभी को हिंदी में। या कोई आपका और चैप्टर में स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास, कोई नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं, तो आप वहाँ भी हमें बच्चे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें। और आपके जो आपका क्लासमेट है बच्चे, चाहे ग्रेजुएशन का हो या आप नीट का तैयारी कर रहे हो, नीट का कोई बच्चा है, उनको यदि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो एक बार भी हमारा शेयर करके देखें कि इससे पढ़ के देखो कैसा अनुभव होता है। ओके बच्चे, तो धन्यवाद। यदि आप पहले से हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए बच्चे तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। हमेशा मुस्कुराते रहें बच्चे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा। धन्यवाद।